मैं मुंह लपेटे कमरे में पड़ी थी। मेरा मिजाज पूरी तरह ख़राब हो चुका था। इतने में पापा कमरे में आए और कहने लगे, अरे राधा, तू क्यों छोटी छोटी बातों पर दिल ख़राब कर लेती है? शादी ही तो करनी है, ऐसी कौन सी मुश्किल बात है? चल अब यह गोलियां खा ले, देखना कितनी जल्दी तेरी शादी हो जाएगी। मैं अजीब सी नज़रों से पापा की तरफ देख, भला इन नीली पीली गोलियों से मेरी शादी का क्या ताल्लुक था? पापा ने मुझे ज़बरदस्ती उठाकर बिठाया और कहने लगे, इतना सोचने की क्या ज़रूरत है? मैं तेरा बाप हूँ और जो भी करूँगा तेरे हक में बेहतर ही होगा। यह गोलियाँ भी तेरी शादी के लिए ही हैं। पापा की बात मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी, लेकिन पापा के आगे मेरी कहाँ चलती। इसीलिए मैंने खामोशी से वह गोलियाँ खा ली। मैंने पापा से पूछ लिया कि यह किस चीज़ की गोलियाँ हैं और आप कहाँ से लाए हैं? तो पापा ने मेरी बातों का जवाब देने की बजाय मुझे अपनी पिछली बातों के किस्से सुनाने शुरू कर दिए। मैं बहुत ध्यान से पापा की बातें सुन रही थी। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा था। 30 साल की उम्र में भी मैं अपने बाप की दहलीज पर बैठी हुई थी, जबकि मेरी उम्र की सारी लड़कियां अब तक 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। मैं तो किसी की शादी में भी जाती तो एक कोने में छुपकर बैठ जाया करती थी। लोगों की चुभती नज़रों और सवाल मुझ पर किसी पल चैन नहीं देने देते। अब तक न जाने कितने लोग मेरा रिश्ता लेकर हमारे घर आए थे, लेकिन जाने से पहले वह इनकार करना ना बोलते। कभी मैं अपना चेहरा आईने में देखती तो कभी अपने बालों में उतरती चांदनी को महसूस करके आंसू बहाने लगती। कभी कभी मैं पापा से जिद करती कि वह किसी से भी मेरा रिश्ता करवा दे। मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। हर लड़की की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी, मेरी ज़िंदगी में कोई मर्द हो जिसे मैं अपना कह सकूँ और उसके साथ अपना सुख दुख बन सकूँ। मेरी ज़िंदगी में मेरे बूढ़े माँ बाप के सिवा और कोई नहीं था। और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो इंसान अपने माँ बाप से नहीं बल्कि अपने जीवन साथी से करते हैं, लेकिन वह जीवन साथी शायद मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं था। मैं अब इन हालात से तंग आ चुकी थी। जब भी बाबा से शादी की बात करती या कोई रिश्ते वाले इनकार करके जाते तो पापा वही 7 गोलियां लेकर मेरे पास आ जाते और गोलियां खिलाकर कहते कि देखना जल्दी से तेरी शादी हो जाएगी। कभी कभी तो मुझे लगता कि उम्र के साथ साथ पापा का दिमाग भी खराब हो गया है। भला गोलियां खाने से किसी की शादी कैसे हो सकती थी? जब तक पापा खुद किसी अच्छी जगह मेरा रिश्ता ना करवा देते, गोलियों से कुछ नहीं होने वाला था। गोलियों के आश्रय में 5 साल गुजार चुकी थी। फिर एक दिन मेरे लिए शहर में सबसे बड़े वकील का रिश्ता आया, जिसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था और उसकी एक ही बेटी थी। मैंने पापा से कहा कि मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है, आप मेरा रिश्ता वहाँ कर दें। लेकिन पापा ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह किसी शादीशुदा मर्द से मेरी शादी हरगिज़ नहीं करेंगे। पापा की इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया। अब मैं कोई 16-17 साल की जवान लड़की तो नहीं लगती थी जिसके लिए पापा हैं कि मनपसंद रिश्ता। अरे पापा की इस ख्वाहिश ने मेरी उम्र निकाल दी थी, लेकिन पापा को अब भी एक बात का एहसास नहीं हुआ था। मैं गुस्से में वापस अपने कमरे में चली गई। कुछ देर में ही पापा कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने लगे। मजबूरन मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, लेकिन मैं सोच लिया था कि मैं पापा से कोई बात नहीं करूँगी। जब पापा को मेरे जज्बात की परवाह नहीं थी और ना ही मेरी बढ़ती उम्र का एहसास था, तो मुझे भी उनसे कोई बात नहीं करनी थी। पापा कमरे में आए और आकर प्यार से मुझे समझाने लगे कि राधा, इतनी जल्दी जोर मत डालो, तेरी किस्मत में बहुत अच्छा लड़का लिखा है। मैंने गुस्से में पापा से कहा कि वह अच्छा लड़का कब आएगा? जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, क्योंकि आधी उम्र तो गुजर चुकी है। पापा ने वही 7 गोलियां और दूध का गिलास मेरे आगे रखा और कहने लगे, उसे पी लो, फिर देखना कैसा अच्छा लड़का मिलेगा। मैं पापा से साफ साफ कहा कि अब मुझे गोलियां नहीं खानी हैं। इतने सालों से अभी मैं शादी का नाम लिया है, आपका यह गोलियां खाकर मुझे खामोश कर दिया है।
लेकिन इन गोलियों से कुछ नहीं होने वाला। पापा कहने लगे, यह जादू की गोलियां हैं, यह तेरी किस्मत बदल देगी। मैं गुस्से से पापा को देखा था, जो पता नहीं किसी ज़माने में जी रहे थे। अब जब तक तो उन गोलियों से ना ही मेरी किस्मत बदली थी और ना ही मेरी शादी हुई थी। ऐसा नहीं था कि मेरे रिश्ते नहीं आते थे, लेकिन न जाने क्यों रिश्ते वाले हमेशा इनकार ही करके चले जाते थे, या फिर उनके इनकार से पहले पापा खुद मना कर देते। शुरू में पापा ने जब मुझे यह गोलियां खिलानी शुरू की थी तो मैं बहुत परेशान हुई थी, लेकिन फिर पापा ने मुझे बताया कि इन गोलियों में से मेरी खूबसूरती में इजाफा होगा और हालात में जो मेरे चेहरे को तबाह कर दिया है उसे पर दोबारा रौनक आ जाएगी। पापा की बात सुनकर मैं खुश होकर जाती और दूध के साथ गोलियां खाकर थोड़ी ही देर में नींद में हो जाती। लेकिन 5 साल गुजारने के बाद भी ना ही किस्मत का दरवाज़ा खुला था और ना ही कोई मेरी बारात लेकर आया था। मेरी उम्र तक करीबन 38 साल हो चुकी थी और एक लड़की के लिए इतनी ज़्यादा उम्र में रिश्ता आना मुश्किल था। इसीलिए मेरी उम्मीद ने दम तोड़ दिया था। मैं हर वक्त किसी न किसी कोने में छुप कर आंसू बहाने लगी थी। मैंने पापा से कह दिया था कि अब अगर मेरा रिश्ता ना हुआ तो मैं अपनी जान ले लूँगी। मेरा हाल देखकर पापा ने मुझे वही 7 गोलियां खिलाई और तसल्ली के बल का दिया। दूसरे दिन कुछ रिश्ते वाले हमारे घर आए। लड़के की बहन एक रिश्ते वाली खाला के साथ आई थी और उसने पहली ही नज़र में मुझे पसंद कर दिया था। यह बात मेरे लिए बहुत बड़ी हैरानी वाली थी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ भी बढ़ने लगी थी। मुझे लगा कि उसका भाई शायद मुझसे ही कहीं ज़्यादा उम्र वाला होगा या फिर पहले से शादीशुदा होगा, इसीलिए उन्होंने मुझे पसंद कर लिया है। लेकिन जैसे ही तस्वीर मेरे सामने आई मेरे हाथ उठ गए। वह तो उम्र में मुझसे काफ़ी छोटा और जवान लड़का था। तस्वीर में कोई ऐप नज़र नहीं आ रहा था और ना ही उन्होंने लड़की में कोई नुस्खा बताया था। मैं हैरान व परेशान सी बार बार तस्वीर को देख रही थी और फिर उन लोगों के जाने के बाद जब यही बात मैंने पापा से कही तो पापा हंसकर कहने लगे कि तेरी किस्मत खुल गई है, तुझे अबे परेशानी है। पापा ने इस रिश्ते के लिए जैसे ही हामी भरी तो मैं खुशी से झूम उठी। पापा की गोलियां काम कर गई थी। पापा ने महीने भर में ही मेरी शादी की तारीख तय कर दी और जल्दी जल्दी शादी के सारे इंतजाम भी मुकम्मल कर दिए थे। पापा ने मुझे खुद अपने हाथों से रुखसत कर दिया था और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं पापा के घर से रुखसत होकर अपने ससुराल की दहलीज पर पहुंच गई। मैं लाल जोड़े में दुल्हन बनी बैठी थी और मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन समर तो अभी मेरे दिल में पहले की तरह ही जवान थे। वह पहले ही शादी थी। इस शादी को लेकर मैं बहुत सालों सब्र किया था और आज जब यह रात आई तो मैं खुशी से पागल हो रही थी। कितने सालों से यह ख्वाहिश थी, किसी चिंगारी की तरह मेरे मन में दबी हुई थी कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई मर्द हो जो मुझे चाहे, इसके लिए मैं भी सब कुछ हूँ और जो मेरे लिए सारी दुनिया के सामने खड़ा हो जाए। और आज यह चिंगारी बुझ गई थी क्योंकि मैं निकाह करके उस घर पर चली गई थी। 38 साल की उम्र में मैं दुल्हन बनी एक ही अलग तजुर्बा था और बार बार मैं खुद को आईने में देख रही थी। दिल में बहुत से सवाल उठ रहे थे कि मैं कहीं ज़्यादा उम्र की तो नहीं महसूस हो रही, कहीं ऐसा ना हो कि शादी की पहली रात में अपने पति के दिल में जगह ना बना पाऊँ, वह मुझे बूढ़ी ना समझ ले। शादी से पहले अपने बाल भी रंगवाए होने के लिए मैं जैसे ही मुझे दरवाजे पर आहट एहसास हुआ तो मैं फ़ौरन डालकर बिस्तर पर बैठ गई और खुद को तसल्ली देने लगी, कुछ नहीं होगा। कम उम्र लड़कियों की तरह मुझे शर्माना तो नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं नज़र झुकाकर बैठ गई थी। समर मेरे कमरे में आए, मेरे पास आकर बैठ गए। ना ही उन्होंने मेरा घूंघट उठाया और ना ही कुछ देखकर मुझसे कोई बात की। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। वह उम्र में मुझसे कुछ कम थे कि कहीं उनके घर वालों ने ज़बरदस्ती तो उनकी शादी मेरे साथ ना करी हो। उन्होंने मुझसे कहीं ज़बरदस्ती तो शादी नहीं की। दरअसल शादी से पहले मेरी और समर की कोई मुलाकात नहीं हो सकी थी। सिर्फ हमने एक दूसरे की तस्वीर में ही देखा था। जब कुछ देर तक सामान्य समर का कोई लक्षण नहीं निकला तो मैं खुद ही अपना घूंघट उठा लिया।
मेरा सारा वजूद ठंडा पड़ गया था। मुझे एहसास हो रहा था कि उन्होंने मुझसे यह शादी ज़बरदस्ती की है। मैंने फ़ौरन ही समर का हाथ थामा और इन्हें यकीन दिलाना चाहा कि मैं सारी ज़िंदगी उनके साथ वफ़ादारी करूँगी और उनकी खिदमत करूँगी। वह मुझे एक मौका दे दे। मेरी बात सुनकर समर अजीब निगाहों से पास में खड़े हुए और कहने लगे, तुझे मौका देने की क्या ज़रूरत है? तू तो पहले ही एक तू पूजा कर औरत हो। समर की बात सुनकर मैं शर्मिंदगी हो गई। मुझे लगा कि शायद ही वह करीबन 5 साल बड़ी थी और उसकी वजह से मुझे लगा था कि वह मुझे नहीं अपना सकेगा, लेकिन बात कुछ और ही थी। समर ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और स्क्रीन पर कुछ बटन दबाने के बाद जैसे ही अपना फ़ोन को मेरे सामने रखा तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसके मोबाइल फ़ोन में की स्क्रीन पर कोई और नहीं बल्कि मैं थी। और जो मंजर नज़र आ रहा था उसे देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। मेरी ऐसी तस्वीर समर के मोबाइल में किसने भेजी थी, मैं समझ नहीं पाई थी। मैंने हरत और आंसू भरी नज़रों से समर की तरफ देखा और पूछा कि यह क्या है, तो वह नफ़रत से मुझसे कहने लगे कि यह तो तुम मुझे बताओ कि यह क्या है। तुम्हारी ऐसी तस्वीर मेरे पास मौजूद है और तुम मुझसे पूछ रही हो कि यह क्या है। तुम खुद देखो कि तुम्हारी कैसी तस्वीर है, इसमें क्या नज़र आ रहा है। यह तस्वीर खुद चीख चीख कर बता रही है कि तुम तो पहले से ही। समर ने नफ़रत से अपना मुंह फेर लिया था और तुम पहले से ही पूरी तजुर्बे के हो। अगर मैं निकाह से पहले यह तस्वीर अच्छी देख ली होती तो मैं तुमसे कभी भी शादी का सोच भी नहीं सकता था। मैंने तो यह सोचकर तुम्हें अपना बनाया था कि तुम एक कुंवारी उम्र सीधी औरत हो जिसकी अब तक शादी नहीं हुई हो, और मैं तुम्हें आसरा दूंगा और हम एक साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तुम्हें शादी की रात तुम्हारी ऐसी तस्वीर मिलेगी जिसे देखकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ेगा। तस्वीर को देखकर मुझे पता चला कि तुम क्या हो। आज की रात ऐसे घूंघट डालकर बैठी हो जैसे बहुत या वाली हो। अगर तुम यह सब पहले ही कर चुकी थी तो फिर मुझसे शादी क्यों की और ख़ुद को कुंवारा जाहिर करने का ड्रामा क्यों किया? समर के लफ्ज़ों ने मेरे होठों को सी दिया था। मैं खामोशी से उसके चेहरे को ताक रही थी। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन जुबान साथ देने को तैयार नहीं थी। कुछ देर पहले तो जो एहसास और जज्बात मेरे दिल में थे वह सब खत्म हो गए थे और अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं समर से क्या कहूँ। वह सारे लफ्ज़ जो मैंने 1 महीने से छुपाकर बैठी थी और सारे जो मुझे समर के लिए सजाने थे, यह सब कुछ नहीं खो गया था। मैं नहीं जानती थी कि मेरी ऐसी तस्वीर मेरे पति के पास कहाँ से आई, लेकिन जो भी था अब सब कुछ ख़त्म हो गया था। मेरी ऐसी तस्वीर देखने के बाद तो समर कभी मुझे अपनी ज़िंदगी में न रखने और इस बात ने मेरी जान निकाल दी थी। बहुत मन्नतें और मुरादों के बाद उम्र के इस हिस्से में आकर मेरी शादी हुई थी और मैं अपने घर की हुई थी और पहले ही रात में सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। मेरी तस्वीर अभी मेरे सामने खुली पड़ी थी जिसमें पूरी तरह मैंने अपनी आंखें नीची की, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं इस तस्वीर को नहीं देख सकती। मेरे सर पर 7 आसमान गिर पड़े थे, क्योंकि समर कह रहे थे कि तुम तो बहुत ही मक्कार निकली, पता नहीं किस किस के साथ। मैंने उनकी पूरी बात सुने बगैर ही अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए थे। समर के लफ्ज़ मेरी रूह को छलनी कर रहे थे। मेरा पिछला वक्त बहुत मुश्किल से गुजरा था। मुझे पहले कांटे ही मिले थे। मैं आंखें बंद करके गुजरे वक्त की सोच रही थी, जहाँ मुझे कुछ पल का भी सुकून ना हो सका था। अब जब मैं सुकून की सांस लेने का सोचा तो भी सब खराब हो गया था। मेरा नाम राधा है और मेरा ताल्लुक़ हरियाणा से है। मेरे माँ बाप बहुत ही अच्छे और मोहब्बत देने वाले हैं, लेकिन फिर किस्मत ने धोखा दे दिया और मेरी माँ दूसरे बेटे की पैदाइश पर हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। छोटी सी उम्र में ही मुझ पर अपने भाई की जिम्मेदारी आ गई थी। पापा तो नौकरी पर चले जाते, सुबह घर से निकलते तो शाम को वापस आते हैं। मैं खुद से 7 साल छोटे भाई को सारा का सारा दिन संभालती रहती थी। ना ही मैं बचपन की खुशी देखी
और ना ही कभी खिलौनों से खेली। मेरे पास तो घर और भाई की जिम्मेदारी से ही फुर्सत नहीं थी। पापा ने मुझे तसल्ली दी, हासिल करने नहीं दी, क्योंकि अगर मैं स्कूल जाती तो घर को कौन देखता। इसीलिए मैं नहीं पढ़ी थी और सारी लफ्ज़ो जान अपने भाई पर लगा दी। मेरा छोटा भाई घर के कामकाज के साथ मैं उसे पर पूरी नज़र रखती थी, लेकिन अगर कभी मुझसे ज़रा भी चूक हो जाती या निशान पर कोई मामूली से भी चोट लग जाए तो पापा मुझे पूरी तरह पीटने लगते। पापा को दीक्षांत बहुत ज़्यादा अजीज था। उसको अगर एक खरोच भी आ जाती तो पापा की आंखों में आंसू आने लगते थे, जबकि मेरी बड़ी सी बड़ी तकदीर थी पापा को नज़र नहीं आती थी। कम उम्र से ही काम करने की वजह से मेरे हाथ जगह जगह से जल चुके थे, लेकिन पापा ने कभी उन जले हाथों पर नज़र नहीं डाली थी और ना ही कभी मेरे दर्द महसूस किए थे। मैं बीमार होती हूँ, आपको हमेशा बाबूजी खाने में चिपकली आंसू भैया रहती है। कभी दिखाने की कोशिश करती तो पंचायत लगाकर और मेरे मारने लगते। जिसे 10वीं पास कर तो उसके नंबर कुछ खास नहीं आए थे। उसका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ना मिला तो पापा ने इसका एक दूर दराज कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया और हॉस्टल में रहने लगा था और मैं पापा के साथ घर में तन्हा रह गई थी। जिसान के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उसके होने से मेरी ज़िंदगी में कुछ रौनक थी। अब तो यह घर वीरान हो गया था। निशान के जाने के बाद पापा भी मेरे करीब हो गए थे। वह उठते बैठते मुझे देखने लगते और इस बात से मुझे बहुत खुशी कर दिया था कि अगर पापा मेरे कमरे में चले आते और घंटा मेरे साथ बैठे रहते और मुझसे बहुत सी बातें करते। जैसे जैसे उनकी उम्र में इजाफा हो रहा था उनके रवैये में भी बदलाव आ रहा था और मैं उनके लहजे में अपने लिए मोहब्बत महसूस कर रही थी। इसी बात ने मुझे नई ज़िंदगी दे दी। अब इस आदेश को गए हुए 5 साल होने वाले थे, लेकिन वह पलटकर वापस नहीं आया था। पापा उसे बहुत पैसे भेजा करते थे। जब मैं पापा से कहती कि किसी शाम को बनवा लेते हैं तो पापा इनकार कर देते और मोहब्बत से कहते कि तेरी आरती के बाद ना मेरे साथ मेरी मोहब्बत महसूस करने लगी थी। इस बात ने मुझे नई ज़िंदगी दे दी। हितेश को गए 5 साल होने वाले थे, लेकिन वह पलटकर वापस नहीं आया था। उसे बहुत पैसे भिजवा करते थे। मैं पापा से जब भी कहती किसी शाम को वापस हितेश को ले लाओ और पापा इनकार कर देते और मोहब्बत से कहते कि बेटी राधा है ना मेरे साथ। लेकिन बहुत जल्दी पापा के इस मोहब्बत भरे तजब का राज भी खुलकर मेरे सामने आ गया, जिससे किसी अमीर जाति से शादी कर ली थी और वह अपने बंगले में शिफ्ट हो गया था। ना ही वह वापस आना चाहता था और ना ही अब वह हमसे कोई रिश्ता रखना चाहता था। लेकिन अपने बेटे का भरम रखने के लिए पापा ने बहुत बात मुझसे छुपा ली थी। मैं भी पापा को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। मैंने उन्हें पिछली सारी बातों के लिए माफ़ कर दिया था, इसीलिए पापा की मोहब्बत को कबूल करके उनके साथ अच्छी खुशी से ज़िंदगी से गुजारने लगे। मगर कुछ वक्त में ही महसूस हो गया था यह रिश्ते वाले खुद ही मना करके चले जाते थे। कुछ सालों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और पापा ने शादी के नाम पर मुझे गोलियां खिलानी शुरू कर दी और खुद करके। जब समर से मेरी शादी हुई तो शादी की रात मुझे अपनी ही ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी। इसके बाद मैं खुद से नज़रें मिलाने लायक भी ना रही थी। मैं लड़खड़ाते लफ्ज़ों में हितेश को बताया, तन चाहता है कि यह तस्वीर मेरी नहीं है और ना ही मुझे इनके बारे में कुछ पता है, ना ही मैं बात करने। मगर मेरी बात सुनकर हितेश ने मुझे बारे में कुछ पता है। यह मेरी बात सुनकर इतने मुझे बहुत नफ़रत से देखा और कहने लगे कि तुम बड़ी ढीठ और झूठ पर झूठ हो। गौर से देखो, ये तुम्हारा ही कमरा है और तुम्हारा ही बिस्तर है। मैंने गौर से देखा तो वाकई है, ये मेरा कमरा था और दीवार का वही नीला रंग तेरी बर्बादी की दास्तां सुना रहा था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरी ऐसी तस्वीर कब और किसने ली थी, मगर समर मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। बहुत इजाज़त और मुरादों के बाद मेरी शादी हुई और मेरी शादी की पहली रात ही मैं बर्बाद हो गई थी। समर ने मुझे कहा कि मैं एक रात उसके घर पर रह सकती हूँ, लेकिन आने वाली सुबह हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। रितेश की इस बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं वापस अपने
मायके के घर नहीं जाना चाहती थी। मैं समर के कदमों से बैठकर हाथ जोड़कर विनती करने लगी, यह तस्वीर मेरी नहीं है, मैंने कभी ऐसी तस्वीर नहीं बनवाई है और ना ही मैं कोई गिरी हुई घटिया लड़की हूँ। मैं तो इज्जत से आपके साथ गुजारी हूँ और आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। लेकिन समर पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। सारी रात समर के आगे हाथ जोड़ती रही। सुबह के वक्त जब उनकी बड़ी बहन कमरे में आई तो समर ने उन्हें सारी हकीकत बता दी, अपना फ़ैसला सुना दिया था। वह मुझे अपनी ज़िंदगी से बर्बाद नहीं करना चाहता था। समर की बात बड़ी ही जल्दबाजी में कोई गलत फ़ैसला करे, क्योंकि इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। यह तस्वीर उसकी है तो फिर पहले अपने पूरे सच का पता लगाना चाहिए, क्योंकि इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। यह तस्वीर उसकी है तो फिर हमें पहले पूरे सच का पता लगाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर तुम एक मजबूर के साथ इंसाफ़ी कर बैठो। समर की बात पते की थी। बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरी तस्वीर देखने के बावजूद भी वह मेरे खिलाफ नहीं हुई थी, बल्कि मुझे एक मौका देना चाहती थी। बहुत नरमी से वह मुझसे पूछने लगी कि कैसे कैसे मुमकिन है कि किसी ने तुम्हारी ऐसी तस्वीर बनाई है और तुम्हें पता भी नहीं हो। क्या तुम नींद की दवा लेती हो? मैं उनकी बहन को बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी पापा की दी हुई गोलियां खाती हूँ तो मुझे गहरी नींद आती है। मेरी बात सुनकर मेरे पति की बहन हैरानी से कहने लगी, तुम्हारे पापा तुम्हें कौन सी गोलियां खिलाते हैं? और फिर मैंने उन्हें बताया कि वह मुझे शादी के लिए 7 गोलियां देते थे। यह बात सुनकर समर और उसकी बहन दोनों चौंक उठे और कहने लगे, ऐसी कौन सी गोलियां आती हैं? तुम शायद पढ़ी लिखी नहीं हो और सारी ज़िंदगी अपने बाप के साथ घर में रहती हो, इसीलिए उनकी बातों पर यकीन करती चली गई। कहीं दाल में कुछ काला ज़रूर है, क्योंकि तुम्हारा बाप शादी नहीं करवाना चाहता था। और हाँ, और यह बात मुझे रिश्ते वालों ने बताई थी कि तुम्हारे बाप ने आज तक तुम्हारे घर आने वाले हर रिश्ते को खुद ठुकराया था। अगर तुम्हें इस बात में कोई शक नहीं है कि यह तस्वीर तुम्हें अपनी मर्ज़ी से बनवाई है, तो हम अभी सच का पता लगा लेंगे। समर ने पहले तो इस बात को मालूम किया कि यह तस्वीर कहाँ से आई है। फिर उन्हें पता चला कि यह तस्वीर किसी और ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने भेजी है। और तस्वीर में मैं अपने ही कमरे में बिस्तर पर मौजूद थी और मेरे साथ कोई मर्द नहीं था जिसका चेहरा तस्वीर में आ था। मैं बिस्तर पर जिस हालात में पड़ी थी वह देखकर मैं शर्मिंदगी से ज़मीन में गिर गई थी। और फिर जब समर को पता चला कि तस्वीर मेरे बाप ने भेजी है तो उन्होंने मेरे बाप को बुलाया और कहा कि मैं किसी कीमत पर राधा को नहीं छोड़ूंगा और ना ही इसीलिए बेहतर है कि आप सारा सच खुद ही बता दीजिए। मेरे बाप ने अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, मैं राधा की शादी नहीं करना चाहता था। अपने इकलौते बेटे को मैंने यह सोचकर पढ़ाया था कि कहीं यह बहुत मोहब्बत से बहुत बड़ा किया था, फिर वह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मगर वह मुझे छोड़कर चला गया। मैं उम्र के इस हिस्से में तन्हा नहीं रहना चाहता था। राधा की शादी नहीं करूँगा, लेकिन फिर शादी के नाम पर राधा खुदकुशी करने की धमकी देती तो मजबूरन मैंने उसकी शादी करवा दी, उसे यह दिखाने के लिए कि मैं उसकी शादी के खिलाफ़ नहीं हूँ। मगर सच तो यह है कि मैं कभी चाहता ही नहीं था कि राधा अपने घर की हो, इसीलिए मैंने जानबूझकर ही ऐसी तस्वीरें राधा की ली और इसीलिए मैंने जानबूझ के ऐसी तस्वीरें खींची और उन्हें भेज दी। इन तस्वीरों में राधा के साथ कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। राधा नींद की दवा के आसार में थी, वही दवा जो शादी के नाम पर मैं इसको खिलाता था। मैंने सोचा था कि राधा की ऐसी तस्वीर देखकर तुम फ़ौरन उसे तलाक दे दोगे, लेकिन जब रात भर इंतज़ार के बाद राधा घर ना लौटी तो मैं जान गया कि तुम आम मर्दों जैसे नहीं हो। अपने आप की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरे बाप ने सिर्फ अपने बुढ़ापे को बचाने के लिए मेरी शादी न करने का फ़ैसला किया था, ना ही मेरी ख्वाहिश की परवाह की थी और ना ही जज्बातों का एहसास था। मगर आप समझदारी कम ना लेने से शायद मेरा घर तबाह हो जाता और पापा अपने फ़ैसले पर कामयाब हो जाते।
समर ने मुझे माफ़ी मांगकर मुझे गले से लगा लिया था। एक तस्वीर पीछे मेरे बारे में बहुत कुछ गलत सोचा था। मैंने अभी भी शुक्रगुजार थी कि पापा को भी मैंने माफ़ कर दिया था, क्योंकि वह जैसे भी थे मेरे बाप थे। उन्होंने जो कुछ किया था वह तन्हाई की ख्वाहिश में किया था। आपने भी कभी ऐसे वाले दिन देखा है जो अपनी ही औलाद की शादी में करने में करते हो? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों।